नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए इस क्लास में अपन पूस की रात कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन प्रेमचंद जी को पढ़ रहे थे और प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी पूस की रात का अध्ययन कर रहे थे। यहाँ पर अपनों ने देखा कि पूस की रात का मतलब है पौष महीने की ठंडी रात, और इस समय किसान अपनी रातें किस प्रकार से काटता है और वो ठंडी रातें बिताना किसान के जीवन के लिए कितनी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर अपन तीसरा दृश्य देख रहे थे और तीसरे दृश्य में हल्कू खेत में आया हुआ है। किस लिए आया हुआ है? खेत की रखवाली करने के लिए आया हुआ है। लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है और वो ठंड सहन नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई भी गर्म कंबल नहीं है। उसके पास एक पुरानी गाड़े की चादर है जिससे ठंड रुक नहीं पा रही है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो सो जाए लेकिन उसे नींद नहीं आती है, ठंड उसे सोने नहीं देती है। उसके पास मात्र एक उसका सहारा जबरा कुत्ता है। अब वो दोनों एक योजना बनाते हैं और योजना के साथ पास के ही आम के बगीचे में चले जाते हैं। किस लिए? अपने आप को सेंकने के लिए, अपने आप को तापने के लिए। तो इस प्रकार से पास के बगीचे में, बगीचा किसका है? आम का बगीचा है। आम के बगीचे में दोनों चले जाते हैं और पत्तों को, पतझड़ था तो पत्तों को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करके और आग लगाई जाती है। आग के पास हल्कू और जबरा दोनों बैठ जाते हैं। कितनी विडंबना की स्थिति है। देखिए, ये प्रेमचंद जी द्वारा चित्रण किया गया है उस समय का जब सामंतवादी व्यवस्था थी। क्या अब व्यवस्थाएं सुधरी है? क्या अब हमारा किसान सुखी है? बहुत दुख होता है जब अखबारों में या न्यूज में किसी भी चैनल पर ये खबरें सुनने को मिलती है कि उस किसान ने खुदकुशी कर ली। क्यों? आज तो हम स्वतंत्र भारत में हैं, तो आज क्यों इस प्रकार की परिस्थिति बनी हुई है? मुझे लगता है कि आज हमारे लिए जो चर्चा के विषय होने चाहिए या आजाद भारत के जो उद्देश्य थे शायद यही थे, तो इन विषयों पर खुलकर चर्चा की जानी चाहिए। मुझे दिक्कतें नहीं है भजन से, मुझे दिक्कतें नहीं है अजान से, मुझे दिक्कत है मेरे देश के जवानों के पिटने से, मुझे दिक्कत है मेरे देश के किसान के खुदकुशी से। तो देखिए, इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए और ये जो चर्चा के विषय है ये तो पीछे छूटते जा रहे हैं और बहुत से अलग से मुद्दे आ रहे हैं। तब दुख होता है। थोड़ा सा यूं होता है कि मेरा किसान, मेरे भारत का अन्नदाता शायद किसी की जुबान पर आए और शायद कोई उसकी हालत सुधारने के लिए आगे आए। तो यहाँ पर ये परिस्थिति देखते हुए यही देखा जाता है कि क्या इस समय जो परिस्थिति थी उससे आज कौन सा और कहां पर कैसा सुधार हुआ है। देखिए, यहाँ पर हल्कू आम के बगीचे में बैठा है, यानी अपने खेत की रखवाली करने आया है, परंतु पास के ही बगीचे में जाकर और आग जलाकर अपने आप को सेंक कर रात काटने की सोच रहा है। ये विडंबना है, ये बुरी स्थिति हो रखी है। और तब शायद दिल से, हृदय से यही हुक उठती है, यही प्रार्थना उठती है कि जमीनें जल रही है, आसमान बाकी है। जमीनें जल रही है, आसमान बाकी है। ऐ सूखे कुएं, तेरा इम्तिहान बाकी है। वो जो खेत की मेड़ पर उदास बैठा है ना किसान, उसकी आंखों में ईमान बाकी है। ऐ बादल बरस जाना इस बार समय पर, क्योंकि किसी का मकान गिरवी और किसी का लगान बाकी है। देखिए, ये किसान का जीवन है और किसान की पूरी जीविका किस पर निर्भर करती है? बादलों पर निर्भर करती है, खेती पर निर्भर करती है। और ये खेती से जो भी अन्न उपजता है उससे एक किसान का नहीं, पूरे देश का पेट चलता है, पूरे देश का जीवन चलता है। तो हमें इस विषयों पर विचार विमर्श करना चाहिए। अब प्रेमचंद जी जो लिखते हैं, प्रेमचंद जी का जो भी साहित्य मिलता है वो पूरा का पूरा किसान के जीवन पर मिलता है।
और लगभग प्रेमचंद जी का साहित्य ना वो यथार्थ को दर्शाता है। यहाँ पर भी देख लीजिए, हल्कू अपने खेत की रखवाली करने आया, लेकिन अपने खेत में नहीं, दूसरी जगह बैठा है। आगे देखिए और क्या क्या स्थिति बनती है। आम के पेड़, आम के बगीचे में बैठा हुआ अपने आप को सेक रहा है, और उस समय भी उसी जगह उस चीज में भी अपने जबरा के साथ खुशी ढूंढ रहा है, और जबरा के साथ हंसी मजाक कर रहा है। क्यों जबरा, अब तो ठंड नहीं लग रही ना। उसे ये चिंता नहीं है कि उसकी ये परिस्थितियां किसकी वजह से है, क्यों है, उसको उन चीजों से मतलब नहीं है। बस उसे अब आग मिल गई, अब उसे ठंड नहीं लग रही, वो प्रसन्न हो गया। और यहाँ पर लेखक यूं लिखते हैं कि उसी समय वो अपनी चद्दर उतार कर और बगल में दबा लेता है, और फिर पैर फैलाकर इस प्रकार से बैठता है मानो वो चेतावनी दे रहा हो ठंड को कि आजा, अब बिगाड़, मेरा कुछ भी बिगाड़ सकती है क्या। यानी इस प्रकार से उसके सामने, आग के सामने बैठता है। धीरे धीरे आग कम होती जाती है और हल्कू आग के पास बैठा है, और उसी समय हल्कू अपने जबरा से कहता है, क्यों जबरा, एक खेल खेलेगा। यानी यहां पर भी इसको खेल दिखाई दे रहा है। ये देखिए, मैंने पहली क्लास में भी बोला था कि किसान छोटी छोटी बातों में छोटी छोटी खुशियां ढूंढकर और जी रहा है, क्योंकि यदि वो दुख का रोना रोए तो उसके दुख कभी खत्म ही नहीं हुए। तो देखिए यहाँ पर वो जबरा से कह रहा है, खेल खेलेगा, देख आग की लपटों के ऊपर से कूदकर उस तरफ जाना है, और देख जल मत जाना, मैं तेरी दवा नहीं करूंगा। देखते हैं जो ज्यादा कूदा वही जीत जाएगा। यानी एक जबरा कुत्ते के साथ वो, और इस प्रकार से प्रतियोगिता कर रहा है। तो यहाँ पर हल्कू खड़ा होता है झट से, और झट से आग की लपटों के ऊपर से कूदकर और दूसरी तरफ चला जाता है। हालांकि उसके पैर आग की लपटों को छूते हुए जाते हैं, परंतु पैर बहुत ज्यादा ठंडे थे, उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, उनको आग नहीं लगती, और इस प्रकार से हल्कू चला जाता है। अब जबरा क्या करता है, अब मान लो कि इस प्रकार से ये आग जल रही है, ठीक है, ये आग की लपटें उठ रही है। इधर कौन है, एक तो हल्कू है और एक साथ साथ जबरा है। अब हल्कू यहां से कूदकर कहां आ गया, यहां पर आ गया, ठीक है, हल्कू यहां से यहां कूदकर आ गया। जबरा ने क्या किया, ऐसे घूमकर आकर और यहां पर आके खड़ा होके और पूंछ हिला रहा है। देख जबरा, ये बात नहीं चलेगी, ऊपर से कूद कर आना है। और देख लेना, ये बात है ना, मुन्नी को भी मत बताना, क्योंकि मुन्नी लड़ाई करेगी, डांट लगाएगी, तो मुन्नी को बताना नहीं है, और तू भी कूद कर आ। और ये कहता हुआ और हल्कू फिर इधर से कूद कर और इस तरफ आ जाता है, और इस प्रकार से दोनों उछल कूद करते हुए खेल रहे हैं। और यहीं पर इसी के साथ इस कहानी का तीसरा दृश्य भी समाप्त होता है। यहाँ पर तीसरा दृश्य समाप्त होता है और चौथे और अंतिम दृश्य की शुरुआत होती है। चौथा दृश्य जो चलता है वो इस प्रकार से चलता है कि यही बात है, यानी ये आग जल रही है और ऐसे जो लपटें थी, अब वो लपटें शांत हो चुकी है, यानी लपटें बैठ चुकी है, धीरे धीरे आग बुझ रही है। और थोड़ी ही देर में ये होता है कि ऊपर तो राख आ जाती है, ऊपर राख आ जाती है और नीचे थोड़े थोड़े कोयले हैं, और वो कोयले जैसे ही इधर से हवा आती है तो उस हवा के कारण और कोयले लाल लाल दिखाई देने लगते हैं। आप देखिएगा, चूल्हे में यदि कोयले हैं, ऊपर राख है, तो उसको हल्की सी फूंक दीजिएगा, उसके ऊपर से राख हटेगी और लाल लाल आग दिखाई देगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है वो आराम से हल्कू है, वो बैठा हुआ है। तभी जबरा बहुत तेज दौड़ता हुआ जाता है और भौंकता है। किस तरफ जाता है, खेत की तरफ जाता है, और खेत में जाकर बहुत तेज तेज भौंकता है। इधर हल्कू को भी ये एहसास होता है कि कोई न कोई जानवर खेत में आया है, कोई न कोई जीव खेत में आया है, और तभी उसे एहसास होता है कि ये नील गायों का झुंड है। यानी एक
एक पशु नहीं आया, नील गायों का झुंड आ चुका है। और उसी समय हल्कू को चर चर चरने की आवाज भी सुनाई देती है। वो नील गाय खेती में अनाज खा रही है, वो भी उसे सुनाई दे रही है। और जैसे जैसे उसे सुनाई दे रही है उसी समय उसे यूं होता है कि हाँ, नील गाय आ चुके हैं, मेरी खेती को नष्ट कर रहे हैं, मुझे खड़ा होना चाहिए। और उसी समय वो अपने आप को ही बुलावना देने लगता है। क्यों? क्योंकि वो आग के पास बैठा है और जैसे वो खड़ा होकर जाएगा उसे बहुत तेज ठंड लगेगी, तो वो अपने आप को बुलावना देता है कि अरे मैं भी क्या सोच रहा हूं, अगर कोई नीलगाय होती या कोई पशु होते तो जबरा खेत में घुसने देता, खा नहीं जाता। मैं भी कैसी बातें कर रहा हूं। और फिर ध्यान लगाते हुए यूं कहता है, अरे कोई तो नहीं है, अब अगर कोई पशु होता तो अब भी आवाज आती, पर कोई भी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब कोई भी नहीं है। और फिर अपने आप को शांत कर लेता है। और शांत जैसे ही करता है उसी समय तेज कुत्ते के भौंकने की, जबरा के भौंकने की और तेज आवाज आती है। और जैसे ही और तेज आवाज आती है तो हल्कू फिर मन ही मन सोचता है कि नहीं, अब तो जाना पड़ेगा, मेरी बहुत अच्छी फसल है और ये नील गाय, ये पशु कुछ नहीं सोचते, ये मेरी अच्छी फसल को नष्ट कर देंगे। और ये सोचकर और वो यूं सोचता है कि अब मुझे खड़े होकर चलना चाहिए। और ये सोचकर और जैसे ही हल्कू आग के पास से और खड़े होने की हिम्मत करने लगता है, फिर यूं सोचता है कि नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, अगर नीलगाय होती तो अभी तक जबरा निकाल चुका होता। और फिर वो क्या करता है, फिर वो अपनी बगल से चद्दर निकालता है और उसको ओढ़कर सोने ही वाला होता है कि उस समय फिर उसे आवाजें सुनाई देती है। और इस बार वो अपने आप को धोखा नहीं दे पाता, इस बार उसे खड़ा होना पड़ता है। वो खड़ा होता है और खड़ा होकर और इधर 2-3 कदम दौड़ता है। उसी समय एकदम तेज पछुआ पवन का झोंका आता है और पछुआ का इतना तेज ठंडा झोंका आता है कि ऐसे लगता है हल्कू के अंदर तक वो ठंड घुस गई है और हल्कू के अंदर से कंपकंपी छूटने लगती है। जैसे ही कंपकंपी छूटने लगती है हल्कू दौड़कर फिर इस आग के पास आ जाता है और इस आग को इस प्रकार से हिलाता है ताकि उसकी फिर से अग्नि उसकी तरफ आए, गरम राख को हिलाता है। फिर उसकी अग्नि आती है तो उस आग में अपने आप को सेंकता है। अपने आप को जैसे ही थोड़ी गर्मी मिलती है फिर और यूं सोचकर और सो जाता है कि शायद कोई नहीं है, यानी अपने आप को फिर बुलावा देकर और फिर चद्दर ओढ़कर सो जाता है। यहां पर हल्कू सो जाता है। कहां पर सो जाता है? आम के बगीचे में सो जाता है। उधर कुत्ता है जबरा जो भौंक रहा है और कब रात निकल जाती है हल्कू को पता नहीं चलता। सुबह हो चुकी है, सूरज चढ़ चुका है, सूरज चढ़ चुका है और उसी समय मुन्नी आवाज देकर हल्कू को उठाती है, हल्कू को उठाती है और यूं कहती है, क्या सोते रहोगे? मुन्नी आवाज देकर हल्कू को कहती है, सोते ही रहोगे क्या? तुम्हारे खेत में मड़ैया, मड़ैया का मतलब होता है ये जो उसने छतरी डालकर और वहां पर रखवाली करने का सोचा था। तो मुन्नी कहती है कि खेत में तुम्हारे मड़ैया डालकर रहने का मतलब क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? खेत तो पूरा नष्ट हो गया। सभी नीलगायों ने, सभी पशुओं ने खेत को नष्ट कर दिया, खेत में कुछ नहीं बचा। और इस प्रकार से मुन्नी उदास हो रखी है। अब मुन्नी उदास हो रखी है तब हल्कू मन ही मन सोचता है कि अब क्या किया जाए और झट से मुन्नी को कहता है, तुम्हें खेत की पड़ी है? और मेरे तो पेट में दर्द हुआ, इतना तेज दर्द हुआ कि मैं तो मर ही जाता और तुम्हें खेत की पड़ी है। अब इस प्रकार से हल्कू बहाना बनाता है, यानी एक किसान अपनी मेहनत के लिए, अपनी मेहनत के समाप्त हो जाने पर उसकी खुद की खेती और नष्ट होगी तो वो बहाने बना रहा है। यानी इस प्रकार की परिस्थितियां किसान के लिए बन जाती है।
वो पेट दर्द का कहता है। मुन्नी फिर कुछ नहीं बोलती और फिर हल्कू पूछता है कि तुम खेत से होकर आ रही हो क्या? तो मुन्नी कह रही है कि हाँ मैं देख कर आ रही हूँ। और फिर दोनों के दोनों है वो डांड पर जाते हैं, अर्थात खेती की सीमा पर जाते हैं और सीमा पर जाकर और दोनों के दोनों खेती को देखते हैं तो मुन्नी बहुत ही दुखी हो जाती है। एक तरफ जबरा इस प्रकार से पड़ा हुआ है जिस प्रकार से उसमें प्राणी नहीं है। क्यों? क्योंकि जबरा रात को नीलगायों से बहुत लड़ा था। अब वो इतना ज्यादा थक चुका है कि वो बेहोश की सी अवस्था में, जैसे उसमें प्राणी नहीं है, चित्त लेटा हुआ है। इधर मुन्नी और हल्कू दोनों खड़े हुए और उस खेत को देख रहे हैं जो बिल्कुल उजड़ चुका है, जो इतना सुंदर खेत था, जो लहलहाती फसल थी, आज उसमें कुछ नहीं बचा। मुन्नी ये देखकर बहुत ही दुखी हो रखी है और इसके साथ साथ मुन्नी फिर कहती है कि अब फिर मजूरी से काम चलाना पड़ेगा और मजूरी से गुजर बसर करनी पड़ेगी। और जब मुन्नी यूं कहती है कि अब मजूरी से गुजर बसर करनी पड़ेगी, तब हल्कू यूं कहता है कि कम से कम इस ठंडी रात में यहां सोने के लिए तो नहीं आना पड़ेगा। अब इससे बड़ी विडंबना और इससे दुख की बात शायद कुछ भी नहीं हो सकती कि एक किसान फसल के उजड़ जाने पर और यूं सोचता है कि रात को रखवाली करने तो नहीं आना पड़ेगा। और यहाँ पर इसी के साथ प्रेमचंद जी द्वारा रचित पूस की कहानी समाप्त होती है। अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।